हाँ चलो मैंने तीखी गिरी थी रे। चलो सो स्टार्ट करते हैं हमारा नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 4। ओके, दैट इज द लॉज ऑफ मोशन। सो एक्चुअली जैसे हम इसके पहले के चैप्टर्स हमने देखे कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन। ओके, सो उसमें जो हमने समझा वो ऑलरेडी हमने क्लास 9 में समझा हुआ था। ओके, अब ये चैप्टर में भी बहुत कुछ ऐसा आएगा जो हमने क्लास 9 में समझा हुआ है और नया भी आएगा थोड़ा बहुत, जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, वो सब नया है, वो 9th में नहीं था। ओके, तो इस चैप्टर में भी ऐसा नया आएगा। लेकिन अगेन जैसे 9th पता ना हो फिर भी अभी हमने 11th में तो पढ़ लिया मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, तो वो कंसेप्ट तो समझ में आ जाने चाहिए, आ गए हैं ना। ओके, तो वो कंसेप्ट यहाँ हम यूज करेंगे। ओके, बहुत कुछ ऐसा है, बहुत कुछ जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है और थोड़ा बहुत जो नया आएगा वो भी हम समझेंगे। ओके, तो हम ऐसा समझो कि सब कुछ ही नया है, ऐसा समझो तो फुल कंसंट्रेशन रहेगा। हाँ ये तो आता ही है, वैसा रहा तो फुल कंसंट्रेशन नहीं रहेगा। ओके, तो सब कुछ नया है, समझना है, और जितना डिटेल्ड में अच्छे से समझोगे ना उतना न्यूमेरिकल सॉल्व करने में इजी हो जाएंगे। ओके, और इसके बेस के न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जिसको बोलते हैं एनएलएम। ओके, एनएलएम न्यूमेरिकल्स मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन न्यूमेरिकल्स। ओके, न्यूटन एनएलएम शॉर्ट फॉर्म है, एनएलएम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। चलो, तो सबसे पहले तो कुछ नया नहीं है चैप्टर का नाम तो लॉज ऑफ मोशन। तो क्या क्या लॉज है वो हम देखने वाले हैं। 3 लॉज हमने पढ़े थे 9th में जो न्यूटन ने दिए थे, लॉज ऑफ मोशन ही थे, न्यूटन ने दिए थे, पता है ना। हाँ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ याद भी है। ओके, तो वही सब यहाँ पे पढ़ना है, वही सब पढ़ना है। थोड़ा बहुत नया होगा कि भाई वो न्यूटन के पहले किस किस ने क्या क्या बताया था, वो तो हमने 9th में नहीं पढ़ा था। हमने तो 9th में डायरेक्टली बोल दिया था कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, और वो तो जो हमने पढ़ा था वो तो और भी डिटेल में पढ़ा था। अभी के 9th में तो वो जो फॉर्मूला से हमने डिराइव किए थे, जैसे 11th में हमने डिराइव किए थे, वो हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भूल गए नहीं है ना। ओके, जैसे कि हमने ये चैप्टर में मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में ऐसे देखा ना कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे है, तो उसका जो एरिया होगा दैट विल गिव अस द डिस्प्लेसमेंट। तो हमने ऐसे एरिया निकाला था। ओके, याद आया कि ट्राइंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया, दोनों का सम कर दो तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। और सारे के सारे तीनों फॉर्मूलाज जो थे वो हमने तीनों फॉर्मूलाज डिराइव किए थे 11th में, 9th में भी किए थे, अभी के 9th में निकल गए हैं, डायरेक्टली फॉर्मूलाज ही गिवन है। फॉर्मूला याद रखो, न्यूमेरिकल गिनो, दैट्स इट, प्रूव करने की जरूरत नहीं। हमारे सिलेबस में है तो हम करेंगे 11th के सिलेबस में। ओके, चलो तो इंट्रोडक्शन देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके, इन द प्रीसीडिंग चैप्टर आवर कंसर्न वाज to describe the motion of a particle in a space quantitatively. We saw that uniform motion needs the concept of velocity alone, whereas non-uniform motion requires the concept of acceleration in addition. क्या बोल रहे हैं कि यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या क्या था यूनिफॉर्म मोशन? कांस्टेंट स्पीड। यस, मतलब वेलोसिटी और से स्पीड क्या होगी? कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट ही स्पीड रह रही है तो हम उसको क्या बोलते थे? यूनिफॉर्म मोशन। ओके, और अगर कांस्टेंट स्पीड नहीं है, कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है, तो हम क्या बोलते थे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो एक्सेलरेशन का कंसेप्ट कहां आता था? एक्सेलरेशन का कंसेप्ट आता था फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्यों? यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन जीरो होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, तो एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन इज द चेंज इन द वेलोसिटी पर चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी हो ही नहीं रहा है, सपोज 10 - 10 तो जीरो हो गया। दैट्स व्हाई यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट। देखो ये सारे फंडा छोटी बातें हैं, लेकिन ये फंडा काम लगेंगे न्यूमेरिकल में। यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या? वेलोसिटी कांस्टेंट एंड एक्सेलरेशन जीरो। डन? ओके, यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या? कि वेलोसिटी क्या हो गई? कांस्टेंट। ओके,
ओके, यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट, और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो a इज इक्वल्स टू से v माइनस u अपॉन t, तो भाई v और u दोनों सेम ही है तो क्या हो जाएगा, जीरो। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। कब, यूनिफॉर्म मोशन में। और अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो तो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में v कांस्टेंट नहीं रहेगा। कांस्टेंट नहीं रहेगा तो क्या होगा, या तो बढ़ेगा या तो कम होगा। अरे बढ़े या कम हो लेकिन वो चेंज है ना, सो चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या, एक्सेलरेशन। सो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को डिफाइन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए एक्सेलरेशन के बारे में नॉलेज होना जरूरी है, वो बोल रहे थे सेंटेंस में। समझ में आ गया, ओके चलो। हाँ, सो कहाँ गए, सो फार वी हैव नॉट आस्क्ड द क्वेश्चन एज टू व्हाट गवर्न्स द मोशन ऑफ बॉडीज। अब तक हमने ये क्वेश्चन पूछा ही नहीं कि भाई मोशन कर रहे हैं कब से, लेकिन मोशन हुआ क्यों, कोई भी बॉडी मोशन में आई क्यों, वो हमने पूछा ही नहीं। 9th में पूछा था, ओके 11th में नहीं पूछा, तो 9th में भी पूछा था, क्या कोई भी बॉडी मोशन में कब आएगी, जैसे कि भाई मैं ऐसे खड़ा हूं, करेक्ट, ओके जब फोर्स लगेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तब मोशन में आएगी, अदरवाइज ऐसे खड़े हुए हैं तो खड़े ही रहेंगे और क्या, ओके लाइक दैट। So in this chapter we turn to this basic question. हम ये चैप्टर में वो क्वेश्चन पूछेंगे। Now let us first guess the answer based on our common experience. To move a football at rest. एक फुटबॉल है, रेस्ट पर है। Someone must kick it. भाई उसको मोशन में लाने के लिए मारना ही पड़ेगा ना, तो नहीं जाएगा वो। Okay. To throw a stone upwards. स्टोन को ऊपर फेंकने के लिए वन हैज टू गिव इट एन अपवर्ड पुश, हमारा मसल एनर्जी यूज हो जाएगा, अपवर्ड पुश हमें देना पड़ेगा, अदरवाइज वो ऊपर जाने वाला नहीं है। ऊपर से नीचे फेंकना हो तो ऐसे बिल्डिंग पे से यहाँ से मैं ऐसे मारकर फेंक दूं तो वो तो चला जाएगा, तो मैंने तो फोर्स नहीं किया, ग्रेविटेशन फोर्स। फ्री फॉल है, लेकिन फ्री फॉल भी है, ओके करेक्ट है, फ्री फॉल है, बट फोर्स ना लगे तो मोशन ना होगी, ऐसा बोल रहे हैं हम। रेस्ट पे हो तो रेस्ट पे ही रहेगा, ओके तो कौन सा फोर्स लग रहा है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, यस ओके। फिर बहुत सारे एग्जांपल ये देखते हैं हमें। अ ब्रीज कॉजेज द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री टू स्विंग, हवाएं चलेगी, अभी चल रही है ठंडी ठंडी हवाएं, तो ट्री की ब्रांचेस को हिलाएगी वो। अ स्ट्रॉन्ग विंड कैन इवन मूव हैवी ऑब्जेक्ट्स, स्ट्रॉन्ग विंड आ गई तो हैवी ऑब्जेक्ट्स को भी क्या कर देगी, मूव कर देगी, पता ही है सब कुछ हमें। A boat moves in a flowing river without anyone rowing it. Rowing मतलब वो चप्पू चलाने को क्या बोलते हैं, रोइंग, ओके उसको क्या बोलते हैं, रोइंग। मैं भूल जाता हूँ, मैं पूछूंगा अब उसको क्या बोलते हैं, तो याद रखना तुम लोग, ओके वो जो हम चप्पू चलाते हैं दोनों साइड, उसको क्या बोलते हैं, रोइंग, ओके। सो क्या बोल रहे हैं, बोट मूव्स इन अ फ्लोइंग रिवर विदाउट एनीवन रोइंग इट। क्यों जा रही है वो, रोइंग नहीं कर रहा है, कौन लगा रहा है, तो हवा, पानी, फ्लोइंग रिवर है, फ्लोइंग रिवर है, हाँ 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 यस, हवा भी लगाती है, लेकिन हवा उतना नहीं लगाएगी, हवा को लगाने के लिए सेल चाहिए, हवा को लगाने के लिए ऐसे सेल चाहिए, तो उसके बिना नहीं लगेगा, उसके बिना नहीं जाएगी, मतलब उसके बिना जाएगी जब वाटर की वेलोसिटी ज्यादा होगी, जो अभी के केस में है, अभी तो हम सेल की बात ही नहीं कर रहे, लेकिन सेल तो चाहिए ही, क्योंकि वाटर की स्पीड तो है, मतलब वाटर की स्पीड से वो आगे तो बढ़ेगी बट डायरेक्शन नहीं मिलेगी। वाटर जो डायरेक्शन में जा रहा है बोट भी वही डायरेक्शन में जाएगी, ओके हाँ, लेकिन सेलिंग मतलब तुम्हारा सेल है तो यू कैन गिव द डायरेक्शन, ओके हाँ चलो आगे। क्लियरली सम एक्सटर्नल एजेंसी is needed to provide force to move, थोड़ा फास्ट पढ़ना पड़ेगा नहीं तो ऐसे नहीं होगा, okay some external agency is needed to provide force to move a body from rest, मतलब कि रेस्ट पे होगा, आगे बढ़ने के लिए फोर्स चाहिए, एक्सटर्नल एजेंसी चाहिए, ठीक है। Likewise an external force is needed also to retard or stop the motion, obviously कोई ऑलरेडी मोशन में है और उसको रोकना है तो भी फोर्स चाहिए, अगर रेस्ट पे है और मोशन में लाना है तो फोर्स चाहिए, और ऑलरेडी मोशन में है, ऑलरेडी मोशन में है और उसको रोकना है तो भी फोर्स चाहिए, रोकना हो या रिटार्ड करना हो, रिटार्डेशन मतलब नहीं, हमने पढ़ लिया है ये तो, रिटार्डेशन मतलब वापस नहीं तो या रोकना है, वो तो
वैसे ही, लेकिन टेक्निकल टर्म में रिटार्डेशन मतलब क्या? डायरेक्शन चेंज करना। नहीं, टू स्टॉप। नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन बोलते हैं। ओके, एक्सेलरेशन पॉजिटिव मतलब क्या? जो डायरेक्शन में मोशन है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो, उसी डायरेक्शन में फोर्स लगे तो उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन बढ़ेगा। लेकिन मेरी मोशन इस डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन उल्टी डायरेक्शन में लगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो उसको क्या बोलेंगे हम? रिटार्डेशन। याद आया? ओके, सो अगर रिटार्ड करवानी हो बॉडी को या स्टॉप करवाना हो तो भी मोशन तो चाहिए ही होगा। यू कैन स्टॉप अ बॉल। कल से 20-25 दिन के लिए वन स्टूडेंट ऑल्सो विल कम, ओके, ओनली फॉर 20-25 डेज। 11th का वैकेशन चल रहा है, उसने 11th कंप्लीट कर लिया है, जस्ट टू रिवाइज। ओके, आ रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है? ओके, दैट शी इज फ्रॉम हरियाणा। ओके, यहाँ से नहीं, हरियाणा से है। सो 11th का वैकेशन है, 20-25 days she will study and after that she will go. Okay. And after completing the 12th she will come again here, Bharuch. Here that I don't know, but she will come again here, Bharuch, and prepare for the NEET. After 12th, drop here, yes. Okay. So ऐसा प्लान है उनका भी, उनके पेरेंट्स नहीं है, गार्डियंस। ओके, चलो। You can stop a ball rolling down an inclined plane by applying force against the direction of its motion. Obviously, ये स्लोप है, यहाँ से मैं बॉल फेंकूंगा तो वो तो नीचे ही जाने वाला है। अभी रोकना हो तो मुझे वही सबको ऐसे फोर्स लगाना पड़ेगा। That's it. हाँ, yes, okay, तो वही चीज सब बताई गई है। आगे, in these examples the external agency of force, that is hands, winds, streams, etc. is in contact with the object. भाई ये सब जगह पे जहां पे हमने फोर्स लगाया है, जो रेस्ट पे और मोशन में लाने के लिए फोर्स लगाया है, या मोशन में हो और उसको स्टॉप करने के लिए फोर्स लगाया है, लेकिन फोर्स लगाया है तो हमने टच तो किया है ना। ऐसा नहीं कि रुक जाओ तो रुक जाएगी, ऐसा तो है नहीं कि रुक जाओ ऐसे सुपर ह्यूमन। ओके, तो वो रुक जाने वाली नहीं। लेकिन क्या एक्चुअल केस में ऐसा रुकता है? मोशन, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, ओके, और अगर मुझे उसको रोकना हो विदाउट टचिंग इट तो रोक सकते हैं क्या? कैसे? अरे इंसान को नहीं, ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट को अच्छा, ऑब्जेक्ट मूविंग है, ओके, मतलब ऐसा है, यही बॉल है, ये बॉल था ना अभी, तो यहाँ पे बॉल से मैंने छोड़ दिया ऊपर से बॉल, अब वो आ रहा है नीचे, ओके, अब मुझे उसे रोकना है तो मैग्नेट का होगा तो क्या मैग्नेट का तो भी मैग्नेटिक फोर्स तो नहीं लगाना। मैग्नेटिक फोर्स तो लगाए ना, लेकिन दोनों की बात सही है, मैग्नेट से रोक सकते हैं। मैग्नेटिक फोर्स तो लगाया, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स में टच करने की जरूरत नहीं है। बट एक्सटर्नल फोर्स तो लगाओ। मैंने क्या बोला? मैंने तो सिर्फ ऐसा बोला कि टच किए बिना, तो टच किए बिना, तो वो हमने पढ़ा था ये भी 9th में, टाइप्स ऑफ फोर्सेस, याद है? टाइप्स ऑफ फोर्सेस, तो एक थे कांटेक्ट फोर्स और एक थे नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो कांटेक्ट फोर्स में ये जो हम बोल रहे हैं मस्कुलर फोर्स, पुल फोर्स, पुश फोर्स, वो सब कांटेक्ट फोर्स में है। और नॉन कांटेक्ट फोर्स में एक तो तुमने बोल दिया मैग्नेटिक फोर्स, दूसरा भी एक है नॉन कांटेक्ट फोर्स। नहीं, वो तो कांटेक्ट के बगैर फ्रिक्शन हो ही नहीं, होगा ही ग्रेविटी। यस, करेक्ट। ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे लगेगा ही लगेगा, जैसे एरोप्लेन उड़ रहा है तो उसको भी अर्थ तो ग्रेविटी लगाएगी ही, एक्सेलरेशन लगेगा ही उसको। एक्सेलरेशन फोर्स मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगेगा ही, ऐसा नहीं है कि भाई कांटेक्ट में नहीं है तो नहीं लगेगा। डन, तो ये हमने पढ़ा हुआ ही था। ओके, क्या पॉसिबल है विदाउट टचिंग भी उसको अचीव करना, मतलब के विदाउट टचिंग फोर्स लगाना, विदाउट टचिंग द बॉडी इट इज पॉसिबल टू अप्लाई द फोर्स। डन? हाँ बोलो सर। रॉकेट को उड़ाने में जितना फ्यूल लगता है, वो पावर जितना कंज्यूम करता है, उतना एरोप्लेन को लगता है जब वो नहीं, बहुत कम लगता है, बहुत कम, क्योंकि यहाँ पर थर्स्ट बहुत ज्यादा है ना, यहाँ पे थर्स्ट है, मतलब वो स्टेशनरी कंडीशन में है, वो स्टेशनरी कंडीशन में और बहुत हैवी है। ओके, हैवी है। रॉकेट और प्लेन के वेट की भी कंपैरिजन नहीं कर सकते,
ये हैवी है बहुत, ओके, क्योंकि वो सैटेलाइट लेके जा रहा है, लोगों को तो लेके नहीं जाएगा, बट सपोज सैटेलाइट को लेके जा रहा है एंड ऑल, ओके। सो और स्टेशनरी में से, यहाँ पर प्लेन स्टेशनरी नहीं है, यहाँ पर तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, फ्यूल कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन कौन सा, डायरेक्ट रोड पे गाड़ी चला रहे हो वैसे मोशन में ला रहे हैं और फिर टेक ऑफ कर रहे हैं, ओके। तो मतलब जस्ट लाइक कि हमें रेस में भागना है, तो तुम यहां से जैसे जंप करना है तुम्हें, तो मैं बोलूं कि यहाँ खड़े रहो, कितना लंबा जंप कर सकते हो, तो यहाँ से हम सब इतना कर सकते हैं सर, ठीक है। फिर इससे ज्यादा करना हो तो तुम थोड़ा पीछे जाओगे, दौड़ के आओगे और डायरेक्ट गए, ओके, लाइक दैट, ओके। तो वो स्टेशनरी पे था रॉकेट, लेकिन एरोप्लेन को तो मोशन में लाते हैं, अच्छी खासी मोशन आ जाए, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाए, तब जाके वो लिफ्ट करता है लीवर को, डन। ये रीजन है। और दूसरा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के बहुत ज्यादा अगेंस्ट में जा रहा है रॉकेट, एरोप्लेन इतना ज्यादा अगेंस्ट में नहीं जा रहा है, ऐसे जाता है और फिर भी एक हाइट तक जाता है, उस हाइट से ऊपर नहीं जाता, ये तो भाई एटमॉस्फेयर को चीर के निकल जाएगा स्पेस में, ओके। रॉकेट को भी ऐसे लॉन्च करेंगे कैसे, जैसे एरोप्लेन का थोड़ा ऐसा मोशन कैसे देंगे उसको, ऐसे सीधा जा रहा है, सीधे जा रहा है, तो उसको तुम्हें डाइवर्ट करने की जरूरत नहीं है, इधर घुमाओ उधर घुमाओ, वो तो सीधा जाएगा, एटमॉस्फेयर को चीर के चला जाएगा। ऐसे जाओगे तो तुम्हें, जैसे मिसाइल है तो मिसाइल हम ऐसे ही फेंकते हैं ना, लेकिन उसको कोऑर्डिनेट्स देने पड़ते हैं कि भाई 30 डिग्री नॉर्थ 60 डिग्री साउथ पे जाके टकराओ, वो कोऑर्डिनेट पहले से मिसाइल को देने पड़ेंगे, तब जाके वो जगह जाएगी। अदरवाइज वो विदाउट कोऑर्डिनेट वाली मिसाइल भी आती है, जहां से मारा सीधी ही जाएगी, अपने वाले भी शायद अपने वाले को भी लग जाए, गलती हो गई तो, ओके। लेकिन कोऑर्डिनेट डिसाइड कर दिए हो तो वो वहीं जाएगी, भले ही तुम यहां मारो, ऐसे मारोगे तो ऐसे टर्न करके भी वहीं जाएगी, क्योंकि उसको कोऑर्डिनेट फीड कर दिए गए, ओके। समझ में आया ना? हाँ, चलो। सो in this example, the external agency of force is in contact with the object. This is not always necessary. A stone released from the top of a building accelerates downward due to the gravitational pull of the earth. A bar magnet can attract an iron nail from a distance. Obvious, right? This shows that external agency, gravitational and magnetic forces can exert force on a body even from a distance. Even from a डिस्टेंस हो तो भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, ओके। इन शॉर्ट, अ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू पुट अ स्टेशनरी बॉडी इन मोशन। फोर्स रिक्वायर्ड है, एक स्टेशनरी बॉडी है, उसको मोशन में लाना है तो फोर्स रिक्वायर्ड है, और टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी, ऑलरेडी मूविंग है, पकड़ो भाई इसको, फोर्स नेसेसरी है, ओके। एंड सम एक्सटर्नल एजेंसी इज नीडेड टू प्रोवाइड दिस फोर्स। फोर्स लगाना मतलब कोई बाहर से ही लगाएगा ना, ऑटोमेटिकली थोड़ी लगेगा, तो एक्सटर्नल एजेंसी, यस। द एक्सटर्नल एजेंसी मे और मे नॉट बी इन कांटेक्ट विद द बॉडी, जरूरी नहीं है कि वो कांटेक्ट में हो, डन, ओके। सो फार सो गुड, बट व्हाट इफ अ बॉडी इज मूविंग यूनिफॉर्मली। भाई अब तक तो सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन अब बोल रहे हैं व्हाट इफ, क्या होगा अगर, व्हाट इफ अ बॉडी इज मूविंग यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली मतलब क्या, वेलोसिटी constant. So say a skater moving straight with a constant speed. Skater, वो skating वाला, पता है ना? हाँ, तो वो constant speed से horizontal ice slab horizontal ice slab पर, ऐसा समझो कि ऐसा स्केटर है और उसको धक्का मार दिया किसी ने पीछे से, ओके, और अब वो चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। वो कोई एक दो हॉलीवुड मूवी में तो ऐसा आया था, ओके, कि ऐसा कोई आइस वाला सीन था, फ्लोर पे आइस है और वो स्केट करते करते जा रहा है, और स्की करते करते जा रहा है, स्की करते करते, ओके। सो लाइक दैट। सो अब क्या होगा, अब वो मूवी से बाहर आ जाओ, यहाँ अब क्या होगा, ओके। इज एन एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन समझो अच्छे से, क्या बोल रहे हैं, यूनिफॉर्म मोशन से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मतलब उसकी वेलोसिटी मूव कर रहा है ऑलरेडी, कैसे करना है वो नहीं पूछा, कोई ऑलरेडी यूनिफॉर्म मोशन से बॉडी मूव कर रही है, ऑलरेडी कर रही है, ओके। अब ऑलरेडी जब यूनिफॉर्म मोशन कर रही है बॉडी, अब उसको मुझे स्टॉप करना है, तो मतलब अगर मुझे चलो स्टॉप करना है, छोड़ो, अगर इसको यूनिफॉर्म मोशन जो चल रही है वो उसको कंटिन्यू ही करनी हो,
मतलब चल रही है और मैं चाहता हूं कि यूनिफॉर्म मोशन चलती ही जाए, चलती ही जाए, चलती ही जाए, तो क्या मुझे थोड़ा बहुत फोर्स देते रहना पड़ेगा या कुछ नहीं देना पड़ेगा, वो चलते ही जाएगा? देना पड़ेगा, ये क्वेश्चन है। देना पड़ेगा। क्वेश्चन समझे फिर से? क्या एक बॉडी है यूनिफॉर्म मोशन में ऑलरेडी है, कैसे आई वो मत पूछो, अभी ऑलरेडी यूनिफॉर्म मोशन में है, अभी यूनिफॉर्म मोशन में है और मैं चाहता हूं कि ये यूनिफॉर्म मोशन में ही रहे, ये यूनिफॉर्म मोशन में ही रहे, तो क्या मुझे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा ये यूनिफॉर्म मोशन को बरकरार रखने? अभी तक हमने क्या पढ़ा कि भाई रेस्ट को हो फोर्स लगाओगे मोशन में आएगी, मोशन में हो फोर्स लगाएगी रेस्ट पे आ जाएगी, वो तो समझ लिया हमने। अब हम ऑलरेडी मूविंग में है, मतलब मोशन में है ऑलरेडी ऑब्जेक्ट, वो मोशन में है और वो भी यूनिफॉर्म मोशन में है। अब what we want that body will continue its uniform acceleration or say uniform motion. ओके, हम चाहते हैं क्या कि वो बॉडी अपनी यूनिफॉर्म मोशन कंटिन्यू करे, तो अभी अगर तो इस केस में हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि वो अपनी यूनिफॉर्म मोशन कंटिन्यू करे, या हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा नहीं? क्या लग रहा है? फ्रिक्शन पर डिपेंड करेगा कि उसके ऊपर फ्रिक्शन लग रहा है कि नहीं। सबका आंसर सही है, ओके करेक्ट है। तो यही क्वेश्चन का आंसर हम समझने वाले हैं। एक्चुअल केस में अगर मैं फ्रिक्शन जैसा कुछ बोलूं ही ना, अगर मैं बोलूं ही ना कि फ्रिक्शन जैसा कुछ है, तो वो चलता ही जाएगा भाई, मुझे कोई फोर्स नहीं लगाना, वो जिसने फोर्स लगाना था वो लगा दिया, उसको मोशन में आना था मोशन में आ गया, अब वो मोशन में चलता ही जाएगा। प्रॉब्लम क्या है? चलता ही जाएगा, उसको क्या प्रॉब्लम? ऑपोज करने वाला कोई है ही नहीं, उसको स्टॉप करने वाला, मोशन को रिड्यूस करने वाला, रिटार्ड करने वाला कोई है ही नहीं। सामने से कोई आएगा तो उसको स्टॉप करेगा ना, सामने कोई है ही नहीं तो वो तो चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही। समझ में आया? लेकिन कब? जब मैं फ्रिक्शन की बात ना करूं तब, और अभी फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है, वही तुम्हारा केस। क्या साइकिल चला रहे हो और बहुत फास्ट साइकिल चलाई और फिर पैडलिंग करना बंद कर दिया, तो पैडलिंग करना बंद कर दिया मतलब तुमने फोर्स लगाना बंद कर दिया। तो तुम जब पैडलिंग कर रहे थे तब तुम यूनिफॉर्म मोशन में आ गए, अब यूनिफॉर्म मोशन में आ गए, अब तुमने पैडलिंग बंद कर दी, तो क्या यूनिफॉर्म मोशन रहेगी? पैडलिंग तुमने बंद कर दी है, तो पैडलिंग बंद करने के बाद भी यूनिफॉर्म मोशन रहेगी? नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि जो फ्रिक्शन लगता रहेगा ना, बाद में उसकी स्पीड स्लो होती जाएगी। हमारे केस में तो नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि हमें तो फ्रिक्शन लग रहा है, हमें तो फ्रिक्शन लग रहा है ना। जैसे कैसा समझो, अगर फ्रिक्शन नहीं लगता तो चलते जाते तुम, फ्रिक्शन लगता ही नहीं तो चलते जाते, लेकिन फ्रिक्शन लगता है इसलिए तो तुम पैडलिंग कर रहे हो, पैडलिंग करना छोड़ दिया तो थोड़े टाइम बाद, थोड़े पकड़ो जल्दी पकड़ो, हाँ ओके, तो थोड़े टाइम बाद वो ऑटोमेटिकली रुक जाएगा, हमें ब्रेक मारने की जरूरत भी नहीं। क्यों हमने ब्रेक नहीं मारी? क्योंकि भाई ऑपोजिशन फोर्स ऑलरेडी है ही, कौन सा? फ्रिक्शन फोर्स। ये सब हमें समझना है, ये इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन समझ गए? और एक फोर्स भी लगेगा। हाँ लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? बोलो। रेजिस्टेंस भी लगेगा। हाँ, यस, दैट इज ऑल्सो रेजिस्टेंस फोर्स। ओके, मतलब फ्रिक्शन फोर्स भी कहाँ लगता है? देखो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, इन विच डायरेक्शन फ्रिक्शन फोर्स विल बी देयर? ऑलवेज ऑपोजिट टू द मोशन। जिस डायरेक्शन में मोशन हो रही हो, फ्रिक्शन ऑलवेज उसके ऑपोजिट ही लगेगा, ऑलवेज। ओके, कभी भी मोशन की डायरेक्शन में फ्रिक्शन नहीं लगेगा। ओके, अगर मोशन की डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता तो तुम्हारी मोशन बढ़ जाती मैं ऐसे जा रहा हूं और सरफेस मुझे यही डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है तो मैं तो धक्का और मार देता, फिसल जाता मैं। तो आप वाटर में केस में होता है, किसके केस में? रिवर में बोटिंग करता हूं, हाँ, तो अगर फ्लो આ બાજુનો છે અને આપણે બી આ બાજુનો હોય, करेक्ट। તો फोर्स એટલે બધું ना આવે। हाँ, मतलब कि अगर हम बोटिंग कर रहे हैं और एयर रेजिस्टेंस की अभी बात करते हैं, फ्रिक्शन की तो नहीं क्योंकि हम तो ऊपर ही बैठे हुए हैं। ओके, सो एयर रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो एयर रेजिस्टेंस सामने है और हमारी बोट ऐसे जा रही है, तो फिर हमें ज्यादा चप्पू चलाना पड़ेगा, रोइंग एक्टिविटी ज्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हवाएं वही डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हमें जाना है, तो बैठे रहो। ओके, कोई फोर्स लगाना पड़ेगा नहीं, सिंपल है।
तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था, इसमें हम बहुत कुछ देखने वाले हैं, लेकिन ये जो समझ में आ गया बेसिक चीज है। ओके, फ्रिक्शनलेस फ्लोर क्रिएट किया जा सकता है। फ्रिक्शनलेस फ्लोर फ्लोर क्रिएट किया जा सकता है। नहीं पॉसिबल। ये वर्ल्ड में फ्रिक्शन होगा 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 और होगा ही। ऑयल डाल कितना भी ऑयल डालो, फ्रिक्शन कम कर सकते हो। मैं बोल रहा हूँ ना, फ्रिक्शन कम कर सकते हो, बट फ्रिक्शन जीरो नहीं कर सकते। फ्रिक्शन कम कर सकते हैं, लेकिन फ्रिक्शन जीरो नहीं कर सकते। तो सर ग्रेविटी कैसे जीरो करता है? ग्रेविटी कौन जीरो करता है? मतलब जीरो मतलब वो बहुत कम कर देता है वो मैं ग्रेविटी, हाँ यस, तो ग्रेविटी जीरो करते हैं मतलब क्या है, उसके ऊपर फोर्स उतना लग रहा है, उसके ऊपर की डायरेक्शन में उतना फोर्स, मतलब ऐसा समझो नीचे की साइड तुम्हारा लग रहा है 10 न्यूटन फोर्स। ओके, तो ऊपर की साइड अगर मैं 12 न्यूटन फोर्स लगाऊं तो तुम्हारा ऑब्जेक्ट कहां जाएगा, ऊपर या नीचे? ऊपर जाएगा। समझ में आया? तो अब वो 12 नहीं लगा रहे, ऊपर नहीं भेजना है, वो लगा रहा है 10.2, नीचे जा रहे हो 10 न्यूटन से और ऊपर 10.2। तो 10.2 मतलब तुम्हारी डायरेक्शन तो ऊपर की रहेगी, लेकिन कुछ ज्यादा ऊपर नहीं जाओगे। क्यों? ऑलमोस्ट सेम जैसा ही है, 10 और 10.2। समझ में आया? ऑलमोस्ट सेम जैसा है, लेकिन सेम नहीं है, ऑलमोस्ट सेम जैसा है। आया समझ? ओके, सो एग्जैक्ट मतलब फ्रिक्शनलेस सरफेस वी कैन नॉट क्रिएट टिल नाउ। फ्यूचर का पता नहीं, अभी तक हम फ्रिक्शनलेस सरफेस क्रिएट, हाँ फ्रिक्शन कम कर सकते हैं। जैसे अभी आइस लैब बोला ना, ये तो आइस में तो कितना कम फ्रिक्शन होगा रे, केले का छिलका कितना कम फ्रिक्शन होता है, इसलिए तो गिर जाते हैं। ओके, सो लाइक दैट क्रिएट कर सकते हैं क्या, रिड्यूस्ड फ्रिक्शन सरफेस, बट जीरो फ्रिक्शन। सोचो अगर ये सक्सेसफुल हो गए, अगर कि फ्रिक्शनलेस सरफेस बना दी, तो सोचो वहां पर मूव करने के लिए फ्यूल की ही जरूरत नहीं है, एक बार धक्का मार दो, गए, चलते गए। ओके, बट इट इज नॉट पॉसिबल। ये एक नेचुरल फोर्स है। अभी नेचर को तो हम अपोज नहीं कर सकते ना, नेचुरल, जैसे ग्रेविटी नेचुरल है, तुम उसको अपोज नहीं कर सकते। हाँ, जैसे अभी बोला कि एक रूम में तुम पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट करोगे, तो वो रूम के लिए तुम थोड़ा बहुत कम ज्यादा कर सकते हो, आफ्टर मेंटेनिंग द एटमॉस्फेरिक कंडीशन, बट पूरे वर्ल्ड के लिए नहीं कर सकते। ओके, लाइक दैट।